Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss deductive and inductive reasoning, which is a very important topic for research unit for paper 1. So let's begin with the topic. First of all, we need to understand what is the exact meaning of deductive reasoning. अब डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास होती क्या है बेसिकली हमने एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है जिसमें हम एक जनरल बातों को ध्यान में रखकर एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन की तरफ जाना है जो भी हम रिसर्च करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन बताना चाहूंगी। इट स्टार्ट्स विद जनरल आइडियाज और इट कैन बी प्रीमाइसेस। किसी भी तरह का हमारा सोचना, हमारे आइडियाज, ये सब हमारा जब लीड करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ तो उसे हम बोलेंगे डिडक्टिव। मतलब ये किसी चीज को डिड्यूस कर रहा है एक जनरल थ्योरी से लेकर वी आर मूविंग टुवर्ड वन पर्टिकुलर कंफर्मेशन अबाउट द टॉपिक, वन पर्टिकुलर कंफर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीजें होंगी? इट इज आर्टिकुलेटेड विजुअली यूजिंग अ फनल। जैसे हमारे पास इस तरह से फनल होता है, यहाँ पे हम लोग अपना सारा आइडियाज, हमारा डेटा लेकर जाते हैं, बट जो लास्ट यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास एक नैरो स्पेस की तरफ जाने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बिल्कुल छोटा सा एक प्रोडक्ट रिलीज होता है जो कि हमारा फाइनल कंक्लूजन कहलाता है। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग मींस हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेट टुगेदर करेंगे, लास्ट में एक पर्टिकुलर कंक्लूजन की तरफ मूव आउट करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। लाइक हमारे पास अगर हम लोग बोले a इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू a, तो इनडायरेक्टली अगर हम a को डिड्यूस कर दें b इज इक्वल टू c, हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। Like all organs are made out of living tissue, all humans have organs, therefore हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं उन दे आर मेड आउट ऑफ लिविंग टिश्यूज। क्योंकि मैंने ये वाला यहाँ पे आर्गुमेंट कैंसिल कर दिया तो इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। सिमिलरली और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की गई हैं, आप ये सारी एग्जांपल्स रीड आउट कर सकते हैं। ऑल वायलिन्स मेक साउंड्स, एयरप्लेन्स मेक साउंड्स, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे आया एयरप्लेन्स आर वायलेंस, क्योंकि मैंने ये वाली लाइन इसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम थी, ये मैंने रिड्यूस कर दी। रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट बची ऑल वायलेंस आर, या फिर एयरप्लेन्स आर ऑल वायलेंस। तो ये थी हमारे सिलोगिज्म की फॉर्म में हमारी एग्जाम्पल। लाइक हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जिसे मैं प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 कह देती हूँ। और एक होता है हमारे पास मेजर प्रीमाइसिस, एक होता है माइनर प्रीमाइसिस। और जो हम लोग कंक्लूड करते हैं, डिड्यूस करते हैं कटिंग करने के बाद, लाइक यहाँ पे भी मैन था, यहाँ पे भी मैन था, जो चीज बच गई जॉन इज अ ट्रैश, वो हमारा बन गया कंक्लूजन। तो ये हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है डिडक्टिव रीजनिंग की। नेक्स्ट आता है इसकी रिलायबिलिटी। अगर सिंगल लाइन में देखें तो ये मतलब प्रॉपरली हमारे पास टेस्टेड होना चाहिए कि एक जनरल प्रिंसिपल से वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वन स्पेशल कंफर्म्ड केस, वन स्पेशल केस जो जिसके बारे में हम बहुत ही कंफर्म्ड है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंक्लूजन है और ये बिल्कुल ट्रू है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रीमाइसेस ट्रू होंगे तो उसके रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली हमारे पास ट्रू ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर स्टेप्स डिस्कस करूँ इसके लिए, तो एक इनिशियल अजम्पशन है, सारी चीजें गेट टुगेदर करनी है, सारी इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि बिल्कुल सही है, एवरीथिंग मस्ट बी ट्रू। फर्स्ट प्रीमाइज लेने के बाद हम सेकंड प्रीमाइज भी लेंगे जिसमें अगेन सारी चीजें जो हैं वो ट्रू ही होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारे पास एंड सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। फाइनली हम जो भी उस पर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, सारी टेस्टिंग अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन होगा दैट विल बी वैलिड और इनवैलिड, ये हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारा आता है लास्ट रिजल्टेंट कंक्लूजन। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है डिडक्टिव रीजनिंग। ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है डिडक्टिव से। जहां पे डिडक्टिव में हमने डिस्कस किया
जनरल टू पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव में क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर केस को सोचते हुए हमने बिल्कुल जनरल सा कंसेप्ट लगाना है कि अगर सेम चीज सभी के लिए अप्लाई होगी तो वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस से हमने कहाँ तक पहुंचना है, हमने एक पहुंचना है कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन तक, एक बहुत बड़े जनरल सा एक्सप्लोर्ड कंक्लूजन पे पहुंचना है किसी पर्टिकुलर चीज से, जो कि हमारे पास बिल्कुल डिडक्टिव रीजनिंग से ऑपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इज आइदर कंसिडर्ड वीक, ये वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे कंक्लूजन पे। क्योंकि अगर हमारे पास एक छोटी सी चीज है, इससे मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिराइव की है एक छोटे से केस से, तो हो सकता है कुछ चीजें मैं सही बता रही हूँ या कुछ चीजें मैं गलत बता रही हूँ। तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, तो ये जो आर्गुमेंट्स है हमारे वीक भी हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज कंसेप्ट मैंने डिराइव करना है एक छोटी सी चीज को लेकर के। देन एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, लाइक माई नेबर्स डॉग बार्क्स एट मी डेली, एट द पेट स्टोर ऑल द डॉग्स बार्क एट मी। तो हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी डॉग हैं वो मुझे हेट करते हैं। तो ये बिल्कुल ये प्रमाइसेस हमने कंक्लूजन तो निकाल दिया है, बट ये एग्जैक्टली ट्रू है या नहीं है ये तो लॉजिकली भी मैं नहीं बता पा रही कि सही है या नहीं। लाइक अगर मेरे नेबर का जो डॉग है वो बार्क करता है मेरे पे डेली, मैं पेट स्टोर पे भी गई, वहां पे भी डॉग मुझे देखकर बार्क करने लग गए, तो मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि हाँ जितने भी डॉग हैं वो प्रोबेबली दे हेट मी। सो दिस इज द कंक्लूजन वी हैव डिराइव्ड, बट ये एग्जैक्टली वीक है या ट्रू है, वी आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस थिंग। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। आप लोग यहाँ से इस एग्जाम्पल को भी रीड आउट कर सकते हैं, आई हैव गिवन द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो फॉर द सेम। देन इंडक्टिव जनरलाइजेशन में क्या होता है, मेनी ऑफ द एग्जांपल्स जो हमने देखी हैं दैट इज जनरलाइजेशन। नॉर्मली हम जनरलाइजेशन की बात ही करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। तो यहाँ पे हम एक जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सैंपल। मतलब अगर ये 3 पर्सन हैं, इससे रिलेटेड मुझे जनरल व्यू करना है, तो देखिए इसके कितने ही ग्रुप यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास। मतलब एक पर्टिकुलर केस से हमने एक वाइड ब्रॉड केस में जाना है, एक एक्सप्लोर्ड केस में जाना है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, लाइक स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, जहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है, जनरलाइजेशन होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक रैंडमाइज्ड सैंपल के बेसिस पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट बनाने की कोशिश में उतर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनेक्डोटल जनरलाइजेशन। अब जैसा स्टैट्स था उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग हमारी क्या कहती है कि ये वीक जो कंक्लूजन है उस पे आ सकती है, बट स्टैट्स में ऐसे नहीं था। स्टैट्स में हम लोग एक जनरल रूल की तरफ जाते हैं और वो सही जाता है नॉर्मली, बट यहाँ पे जो है वीकर हो सकता है। अगर मैंने बोला 2 एक नंबर है, दिस इज एन एग्जाम्पल, और 1 भी एक नंबर है, तो क्या मैं इस बात पे आ जाऊं कि 2 इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज द रीजन बिंग दोनों नंबर थे? नहीं। सो यहाँ पे सेम बात आ जाती है, द कंक्लूजन कैन बी वीक आर्गुमेंट। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्शन। जो हमने प्रिडिक्ट किया है रिसर्च करके, क्या वो बिल्कुल सही है जो हमने इंडक्टिव रीजनिंग का रूल अप्लाई करके किया है या नहीं। नेक्स्ट कुछ कैजुअल इन्फ्लुएंस भी हम लोग लगा लेते हैं कि अगर वैसी चीज थी तो ऑब्वियसली जो जनरल एग्जाम्पल होगा सभी के लिए वो सेम ही होगा, जबकि वो सेम नहीं रहता कई बार। तो हम लोग अपना जनरल जो कैजुअल इन्फ्लुएंस लगाते हैं बहुत बड़े ग्रुप के लिए, वो भी कई बार गलत हमारा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आर्गुमेंट फ्रॉम एनालॉजी। तो ये बिल्कुल सिमिलरली हम रिलेट कर सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के साथ, बट यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स प्ले करते हैं वो डिफरेंट है, जो इंडक्टिव में थे उससे डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इफ यू ऑब्जर्व दैट ब्लैक mesh screen worked really well for keeping bugs, you might reason that similar material might work well to keep fireflies in a jar while letting in air। मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, एक ब्लैक स्क्रीन की मैंने स्क्रीन यूज की थी ब्लैक कलर की, जो कि बग्स को दूर रखती है,
तो क्या मैं ब्लैक कलर की स्क्रीन और भी जितने भी फ्लाइज है सबको भगाने के लिए यूज कर सकती हूँ? तो ये बात जो है इतनी रिलाई नहीं करती यहाँ पे, बट दिस इज द टाइप ऑफ inductive reasoning. So this is the basic difference. We have already covered all these points. तो वही पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा से दिए गए हैं इन द बुलेट्स फॉर्म, तो यहाँ से पढ़ना ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडक्टिव रीजनिंग में प्रीमाइसेस ऑल आर ट्रू, बट जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी आर नॉट कंफर्म्ड। बट इन केस ऑफ डिडक्टिव, प्रीमाइसेस ट्रू एंड कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू। सो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात रहती है डिडक्टिव रीजनिंग में। नेक्स्ट आई हैव कोटेड सम क्वेश्चंस टू द रिलेटेड टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स, तो इसका क्या सही आंसर होगा? सफिशिएंट एविडेंस, लॉजिकल रिलेशंस चेक करते हैं हम लोग, क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं, या रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होती है? तो जो हमारा डिडक्टिव आर्गुमेंट है ये हमारा सीख करता है लॉजिकल रिलेशंस। हम बात करते हैं लॉजिकल रिलेशंस की यहाँ पे डिडक्टिव आर्गुमेंट की, तभी तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी हमेशा ट्रू निकलता है एज पर जनरल। Next question, inductive reasoning is based on or presupposes uniformity of nature, unity of nature, God created the world, laws of nature। तो ये सब चीजें तो हम बिल्कुल रिलाई नहीं करते। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड। कब वैलिड होता है? ये हम लोगों ने बार बार ये बात डिस्कस की है, जब हमारे पास प्रोमाइसेस भी ट्रू होते हैं एंड कंक्लूजन भी ट्रू होता है, तो वो हमारा होता है डिडक्टिव। So thank you so much for your time. Please like and subscribe our channel. Post your doubts in the comment section. If you are having any kind of doubt, stay subscribed for all the updates. Thank you.